रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये उसे कंपनसेट करेगी, ये उसे कंपनसेट करेगी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आप समझ गए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब जो भी बताई जाए, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज ध्यान रख के जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में डिट्टो छप जाए, क्योंकि बच्चों मॉडल पेपर हो सकता है पहली बार एग्जाम है, मुझे पूरी उम्मीद है एग्जाम पेपर बहुत आसान आएगा बच्चों, लिटरली कह रहा हूँ। पहली एग्जाम जब भी होती है ना, उसका पेपर हमेशा आसान आता है, ये सत्य है, ठीक है। पर एक बात ध्यान रख लो बच्चों, आप में से कोई भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएगा पेपर में। इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि 40 आने चाहिए। आपने भले कितनी भी तैयारी की हो, आप एग्जाम में कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे कि आज के पेपर में 60 लाना है, आज के पेपर में 70 लाना है। हर एक पेपर में आपका यही थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आज के पेपर में 40 चाहिए बस, उसके ऊपर जो आ जाए वो आपका बोनस है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपका एक पेपर आपके दूसरे पेपर पर हावी ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, इन एनी केस आपका एक भी पेपर दूसरे पेपर पर हावी ना हो। तो हर पेपर में कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर आप नहीं जाएंगे, बस सिवाय इस बात के कि बस आज की जंग 40 मार्क्स की है। 42 भी आए ना पेपर में तो खुश होना कि 42 आ रहे हैं, अगले दिन 40 की जंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई एक्सपेक्टेशन लेकर पेपर में नहीं जाएगा एक भी स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता बच्चों कि किसी भी पेपर के कारण तुम्हारा अगला पेपर अफेक्ट हो बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रहे। बाकी पेनल प्रोविजंस आपको करने हैं बच्चों, ऑफेंसेस वाले स्पेसिफिकली करके जाना, ऑफेंसेस वाले पेनल प्रोविजन ढंग से करके जाना, ठीक। बाकी ठीक है, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लीव कर दीजिएगा। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों आगे, और दैट इज सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सर एक्सेप्ट इन बता दो, कहाँ बेटा? नहीं समझा मैं, केशव तोमर क्या कह रहा है? एक्सेप्शन आईटी एक्ट ये लिखे तो हैं कि विल में साइन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, चेक जो है प्रॉमिसरी नोट फिजिकल होंगे। एक बार देखना जरा, ये रहा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद एक्सेप्शन, अटॉर्नी आपको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बना सकते, ट्रस्ट और विल्स। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकता, कुछ भी करना है तो आपको फिजिकल ही करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक, इसका पहला प्रश्न बच्चों, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहला आपको डिफरेंस करना है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है। दूसरा आपको प्रिपेयर करना है सेक्शन नंबर 7 और 8 के बाद मॉड्यूल सामने रखना है अभी आपको। मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल है, मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल है एक ऑटोमोबाइल कंपनी का, जिसने एक स्पेसिफिक गुड्स के रूप में कार किसी को दी थी कि भैया कुछ दिन चला, HNMA करके कुछ कंपनी है, और वो कार बिना सेलर और बिना बायर की गलती के डिस्ट्रॉय हो गई या आग लग गई उसमें,
तो कहा गया कि सेक्शन 8 के अनुसार बायर शेल नॉट बी हेल्ड लायबल। वो केस करके जाना, मिल जाए तो एक बार मुझे टाइप करके बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा। नाम लिखना उसका HNMA करके कुछ है, HNMA मुझे ध्यान तक ध्यान है। मॉड्यूल लेके आना चाहिए ना कुमकुम गोले, ऐसे आ गए बिना हथियारों के। फिर तुम लोग अब एग्जाम आ गई है डांटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। पेज नंबर 621 बोल रहे हैं, लिख ले। ठीक, तीसरा सीधे आपको अब पहुंच जाना है कंडीशंस एंड वारंटीज में। मेजरली इनको डिवाइड करना है फिर। हाँ, HNMA ऑटोमोबाइल्स का केस, बिल्कुल वो क्वेश्चन जो दिख रहा है वो ऐसा कैसा। ठीक है, फिर जब आप कंडीशन एंड वारंटीज में पहुंच गए तो यू विल फाइंड कि कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन है, कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल भी है, मिलेगी मेरे हिसाब से। जहां कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन खत्म हो रही है उसके बाद कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल भी दिखाई देगी। और फिर तीसरा कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल हो गया, ये भी हो गया। कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन सैंपल, बस। ठीक है, ये एग्जैक्टली कुछ और नहीं, ये सेक्शन नंबर 15 है मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, और कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन में, कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 15 तो है ही, ये है 15, ये भी है 15, ये है 16, 17 होगा कंडीशन S2 सैंपल। ठीक है, ये 17 होगा, चेक करना एक बार। जब आप कंडीशन S2 डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो यहां पर उसने सबसे पहले तो 15 की बात की कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बट इसके साथ सेक्शन नंबर 16 का और इसने आगे बातचीत की कि डिस्क्रिप्शन का केस होना तो चाहिए, बट ये क्वालिटी एंड फिटनेस पे अप्लाई नहीं होता। डिस्क्रिप्शन वाली हेडिंग में देखना, क्वालिटी एंड फिटनेस पर अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। पहला, डिस्क्रिप्शन तो है ही, दूसरा जो व्यक्ति है, जो पर्सन है जो आपको सेल कर रहा है, वो उस क्वालिटी और फिटनेस का प्रोडक्ट, वो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यही काम है उसका, वो उसका डीलर है, और हमने उसकी स्किल पर और उसके जजमेंट पे भरोसा किया है। तो क्वालिटी एंड फिटनेस के लिए बच्चों वो लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होता, अदरवाइज लायबल नहीं होता। डिस्क्रिप्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है और हमने उसकी स्किल और जजमेंट पर भरोसा किया है। और यहीं पर एक और चीज है कि यहां पर वो कहाँ इन्वॉल्व नहीं है, मुझे कहना चाहिए वो पेटेंट का प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, तो फिर उसको सेलर को हम लायबल मानेंगे बच्चों। देन इन दैट केस सेलर वुड बी हेल्ड लायबल, देन इन दैट केस सेलर वुड बी हेल्ड लायबल। जरा चेक करना, मिलना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसी में डिस्क्रिप्शन में पहला तो डिस्क्रिप्शन ही है, पहला तो डिस्क्रिप्शन है, ये बात हो गई खत्म। फिर दूसरा है मर्चेंटेबल क्वालिटी, और इसी के साथ है होलसमनेस।
ये जो है ये 16 का सबसेक्शन 1 होना चाहिए, मुझे ये ध्यान है 16 का सबसेक्शन 2 होगा, एक बार चेक करना। मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड होलसमनेस। ठीक, वैसे तो बच्चों जिसको अपन ने बेचा है वो अगर इंस्पेक्ट कर लेता है तो लायबिलिटी उसी की है, सेलर की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ डिफेक्ट्स हैं जो नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता नहीं चलते, ठीक है, तो ऐसे केस में सेलर वुड बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो आपको कैसे बांटना है पढ़ते समय, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन वाला पहला पॉइंट कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, जैसा अपन ने मांगा वैसा। ठीक, उसके बाद क्वालिटी एंड फिटनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। ठीक, और उसके बाद मेरा कहना है बच्चों कि मर्चेंटेबल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। ये एक बार आप जरूर करना बच्चों, बोलो कर लोगे? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे बच्चों मॉड्यूल में, मैं कुछ एग्जाम्पल मार्कआउट करवा रहा हूं, उनको देख लेना एक बार। ऐसे कैसे एग्जाम्पल करके जाना बच्चों। एक वो केस तो तुमने मार्क कर ही लिया है, HNMA वाला, ठीक है, ये तो तुमने मार्क कर ही लिया है का MP, ठीक है। इसके बाद मैं मार्क करवा रहा हूं, देखते जाइएगा। दूसरा अभी जो मैंने पढ़ा है वो है डिस्क्रिप्शन में, एक है बिल वर्सेस टेलर का केस और एक आखिरी बेल्ट्री वर्सेस मार्शल का केस। ये दोनों याद करके जाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ के जाना कि इसमें हुआ था ऐसा कुछ। बेल्ट्री वर्सेस मार्शल का केस और बिल वर्सेस टेलर का केस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसा डिस्क्रिप्शन आपने बोला है वैसा ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये दो केस, बिल वर्सेस टेलर और मार्शल वर्सेस बेल्ट्री वर्सेस मार्शल। गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ये बाद में पढ़ना, पहले पढ़ो कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर द पर्पस, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 16 का सबसेक्शन 1 होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट पढ़ा हो डाउनलोडेड तो चेक करना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए वैसे तो कभी भी सेलर उसकी क्वालिटी और फिटनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, नो वारंटी नो कंडीशन, बट अप्लाई होती है कंडीशन जब जो है डिस्क्रिप्शन के गुड्स वो सेल कर रहा है, और इसी हेडिंग में अपन डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन, सेलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये बेचता है, ठीक है, और हमने उस पर भरोसा किया स्किल और जजमेंट पर, तो उसे लायबल ठहराया जाएगा। बट इसकी कंडीशन है कि हमने कोई ट्रेड नेम की बात नहीं की, जरा चेक करिएगा, देयर इज नो कंडीशन फॉर गुड्स आर ब्रॉट अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम, तो वो क्वालिटी और फिटनेस के लिए जिम्मेदार है। और ये वाला प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का केस IMP मार्क करके जाइएगा, प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का केस IMP मार्क करके जाइएगा, ठीक है, बरोबर। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सेक्शन नंबर 15 में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सेक्शन नंबर 15 में दिया हुआ है बच्चों। लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डिस्क्रिप्शन का अगर मामला है तो क्वालिटी और फिटनेस के लिए सेलर वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर कौन लायबल माना जाएगा बच्चों, सेलर लायबल माना जाएगा। कब? जब ये रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि डिस्क्रिप्शन में ही अपन अगर सेल कर रहे हैं तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं, मर्चेंटेबल क्वालिटी के लिए जिम्मेदार नहीं। कब? जब सामने वाले ने इंस्पेक्ट किया था और इंस्पेक्शन से वो गलती पता चल सकती थी, पता चल सकती थी, तो फिर हम लायबल
नहीं है, पर गलती कुछ ऐसी है जो आप इंस्पेक्ट करने के बावजूद भी पता नहीं की जा सकती। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ आपने एक मियर अपॉर्चुनिटी दी है इंस्पेक्ट करने की, से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी कोई गलती है जो उसकी क्वालिटी या मर्चेंटेबल क्वालिटी पर क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, और आपने उसे इंस्पेक्ट करने का मौका तो दिया, भले ही, या तो दिया ही नहीं तो आप लायबल हो ही, पर दिया भी पर वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है, तो आप लायबल माने जाओगे, और उसमें ये वाला केस फिर से वापस से आएगा, दैट इज हॉट वाटर बॉटल वाला। तो IMP मार्क करके जाना, ठीक है, केमिस्ट शॉप वाला। ठीक, तो 16 में 2 हेडिंग्स ध्यान में रखी जाएं। होलसमनेस, ठीक है, कि खाने योग्य हो, पीने योग्य हो, उसमें तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर क्वालिटी एज टू फिटनेस का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और बच्चों मर्चेंटेबल क्वालिटी का। तो ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन नंबर 16 से ध्यान रख के जाना आप, ठीक है। मिल्क रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में था, बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब स्मृति आगे आएगा बेटा, केवीएट एम्प्टर पे पहले रुक जा। तो अपन ने किसकी कंडीशन बात कर ली बेटा, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन को आपको पूरा करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में अपन ने डिटेल में कौन सी बात कर ली कि जो है क्वालिटी एंड फिटनेस का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, डिस्क्रिप्शन से है मामला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, स्किल एंड जजमेंट पे भरोसा किया है, और पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं है, तो लायबिलिटी उसकी होगी। मर्चेंटेबल क्वालिटी के लिए, होलसमनेस के लिए भी वही जिम्मेदार है, बस शर्त है इंस्पेक्शन से हमें पता नहीं चला, करेक्ट, अदरवाइज वो केवीएट एम्प्टर का फायदा ले जाएगा, केवीएट एम्प्टर का फायदा ले जाएगा। मतलब यही चीज मुझे केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शन में देखनी है, यही चीज मुझे केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शन में देखनी है, जहां सेक्शन नंबर 16 में हम किसको लायबल ठहरा रहे हैं, बोलो बच्चों, सेलर को भी लायबल ठहराया जा रहा है, वही केवीएट एम्प्टर का एक्सेप्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है क्या। अब कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन हो गई। अब दूसरा पॉइंट था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। ये सेक्शन नंबर 15 की पहली ही लाइन है, जिसमें कुछ नहीं कहा गया, अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल है तो आपको दोनों ही चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन भी और सैंपल भी, डिस्क्रिप्शन भी और सैंपल भी, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पर इसमें एक बासमती राइस का एक एग्जाम्पल दे रखा होगा बच्चों, बासमती राइस अपन ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, कुछ तो अपन उसको अब सिर्फ डैमेज ले सकते हैं, मना नहीं कर सकते। चेक करना, बासमती राइस का एक केस, एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, और नहीं, यहाँ नहीं है वो, इस सेम बात कहीं हुई है, कब कवर किया जाएगा, ये रहा कंडीशन एज टू ये वाला बासमती राइस, कब कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये वाली बात है। ये वाला केस पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है आपको, सैंपल की भी और डिस्क्रिप्शन भी, पर अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि आपने वो कंडीशन वेव कर दी है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो फिर कंडीशन वुड बी कन्वर्टेड इनटू वारंटी, और आपको किसका लाभ नहीं मिलेगा, कंडीशन का रिप्यूडिएट करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप डैमेज ज़रूर ले सकते हो, ये ज़रूर करना आप एक बार, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन एज टू सैंपल सेक्शन नंबर 17 है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन एज टू सैंपल, अदरवाइज जो है हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो अब सैंपल को लेकर भी उसने कुछ बातें कही हैं कि सिर्फ सैंपल अगर आपने दिया है तो सारी की सारी चीज़ें एज पर सैंपल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बाय सैंपल, इम्प्लाइड कंडीशन दैट बल्क शैल बी कॉरस्पॉन्डेंट विद द सैंपल इन क्वालिटी, वैसा ही होगा, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग दी बल्क विद दी सैंपल, और तीसरा कि अगर कोई लेटेंट या हिडन डिफेक्ट है जो अपारेंट नहीं है, तो आप उसको मना कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप उसको मना कर सकते हैं, भले ही अपन ने सैंपल को एग्जामिन भी कर लिया तब भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये 3 बातें सैंपल को लेकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंडीशन एज टू सैंपल हो गया, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल हो गया, और कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखो बच्चों, ये डिपेंड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सैंपल से हुआ है तो फिर कंडीशन एज टू सैंपल लगाइएगा,
डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल हुआ है तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल वाली प्रोविजन लगाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और सैंपल भी। और कंडीशन एज टू सिर्फ डिस्क्रिप्शन है तो आप डिस्क्रिप्शन को कंप्लाई करें। तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह की कंडीशन लगानी है। बट एक बात ध्यान रखना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से किया हो से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने डिस्क्रिप्शन से किया हो, आपने डिस्क्रिप्शन और सैंपल से किया हो, या फिर मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ सैंपल से किया हो, एज द केस में भी। एक कंडीशन है जो आपको हर जगह सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल ये है सेक्शन 14 क्लॉज ए बच्चों, ये है सेक्शन 14 क्लॉज ए, और ये आपको सेटिस्फाई करना है। और आपको इस पे भी एक केस मिलना चाहिए, मुझे एग्जांपल ध्यान है कार वाला, कार का कुछ कार बाद में लौटानी पड़ी थी, ज़रा चेक करिएगा। कंडीशन एज टू टाइटल ये रहा, रोलैंड वर्सेस डेवल, ठीक है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा बच्चों, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखी जाए कि कंडीशन क्या होती हैं जिनमें आप कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं और डैमेज भी ले सकते हैं। और वारंटी ऐसी केस है जिसमें अपन सिर्फ डैमेज ले सकते हैं, रिपीडिएट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ अपन ने ली है वो अपने को ही रखनी पड़ेगी। दैट इज़ बेसिकली कौन सा रिपीडिएट करने वाला वारंटी का केस, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप प्लीज़ स्पेसिफिकली जो मैंने मार्क करवा दी हैं वो देख कर जाना बच्चों, करके जाओगे ये, बताओ बच्चों। डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर तो आप समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट लेट द बायर बीवेयर, ये कहाँ से आया है? बेसिकली सेक्शन नंबर 16 के सबसेक्शन 1 से, कि हम जिम्मेदार नहीं हैं उसकी क्वालिटी और फिटनेस बताने के लिए। पर कुछ ऐसे केसेस थे ना जहाँ पर हम क्वालिटी और फिटनेस बनाने के लिए, सर आप रिकॉर्डिंग पूछ कर रहे हैं, नेहा पूछ रही है। नेहा कौन है ये? नेहा, नेहा कोई है क्लास में? भूल गया क्या मैं अब नाम भी? नेहा, नेहा बूचा, हाँ उसको कहना कि हाँ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ठीक है। तो कहाँ चले गए? डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर में। तो वैसे तो जो लाइबिलिटी अराइज होती है, हाँ नोट्स बिल्कुल याद आ गया मुझे। वैसे तो जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो सिर्फ अपन को डिस्क्रिप्शन पे ही लाइबिलिटी अराइज होती है, क्वालिटी और फिटनेस पे कभी नहीं होती। तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम कभी भी लाइबल नहीं होंगे। हम उसमें लेक्यूना बताने के लिए लाइबल नहीं है, वो इंस्पेक्ट कर ले, वो देख ले, हम जिम्मेदार नहीं है। पर ऐसी कोई चीज़ें जो इंस्पेक्शन से भी हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको उनकी होलसमनेस और उनकी मर्चेंटेबल क्वालिटी के लिए तो अपने को जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जो गलतियां दिखती हैं वो उसके लिए अपन जिम्मेदार नहीं है, पर जो नहीं दिखती उसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन वाला मामला था और उसने अपने भरोसे, अपने स्किल और जजमेंट पर भरोसा किया, और उसने जो है स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया अपने, और वो हम उस चीज़ के डीलर भी हैं तो भी हम उसके लिए लायबल हैं, ठीक है। तीसरा, अगर डिस्क्रिप्शन का मामला है और अपन ने किसी प्रकार की कोई फॉल्स बात बोल दी है तो भी अपन उसके लिए लायबल हैं। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ एक बार मार्क करिएगा किस तरह का क्वेश्चन बनता है। केविएट एम्प्टर, एक्सेप्शंस देख के जाइएगा इसमें, ठीक है। देखो, फॉल्स, डिफेक्ट को कंसील किया, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पर रीजनेबल पता नहीं कर सकते थे, स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया, और गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के हैं। ये एंड आएगा 3 और 4 में, ठीक है। तो जहां सेक्शन नंबर 16 लग जाता है वहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर लाइबिलिटी अराइज होती है वही एक्सेप्शन है केविएट एम्प्टर के। और ये वाला केस प्लीज याद रख के जाना यहाँ पे, कौन सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वार्ड वर्सेस होप्स का केस, ठीक है। जो मैं मार्क करवा रहा हूँ प्लीज आई भी मार्क करके जाइएगा, वार्ड्स वर्सेस होप्स का केस,
ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए निगम। दूसरा बेटा मेरे लिए कंडीशन एंड वारंटी, और कंडीशन एंड वारंटी में भी कौन सा, कंडीशन एज टू टाइटल, जो हर एक केस में मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और तुझे मैंने कौन सा केस बता दिया, उसमें एक कार वाला केस बता दिया था मैंने तुझे, ठीक है। कौन सा इंग्लिश केस है, रोलैंड वर्सेस डाइवल, ठीक है, ये ध्यान रख के जाना। फिर और इसमें बील वर्सेस टेलर और बेल्ट्री वर्सेस मार्शल, ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसा कैसा याद करके जाना। और उसके बाद इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है, एक बार रीड करके चले जाना। एक है पोजेशन की वारंटी कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ पीसफुली, ठीक है, तो तुम मुझे से वापस ये मत लेना, और अगर तुम वो प्रॉपर्टी मुझसे वापस लोगे, गुड्स लोगे, तो मैं तुमसे, इम्प्लाइड वारंटी है चूंकि, तो सिर्फ अपने को क्या मिल सकता है, डैमेज मिल सकता है। फिर अगर किसी प्रकार का कोई इनकम्बरेंस है उस पर, तो ध्यान रखना वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर इनकम्बरेंस है उस पर और अपने को वो पैसा चुकाना पड़ा किसी को, तो जो भी डैमेज हुआ है प्लस जो पैसा चुका है उसके लिए वो लायबल माना जाएगा। कौन, सेलर। तो 14B 14C। तो 13 कब जो है कंडीशंस वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है। 14 में एम्प्लॉयड वारंटीज कौन कौन सी हो सकती है। 15 में डिस्क्रिप्शन है। 16 में डिस्क्रिप्शन के बाद फिटनेस के लिए हम जिम्मेदार नहीं, एक्सेप्शंस देख लिए। 17 में सिंपल देख लिया, ठीक है, ये ध्यान रहे। कैविएट एम्प्टर एक बार करके जाना अच्छे से, ठीक। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, 18-19 सेक्शन नहीं, अपन चर्चा कर रहे हैं आगे और 20, 21, 22 ऑनवर्ड्स, ठीक है, कि कब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 साफ कहता है कि रिस्क उसी की जो कि ऑनर हो, रिस्क उसी की बच्चों जो ऑनर हो, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 26 के अनुसार जो ऑनर है उसी की रिस्क है। अब प्रश्न है ऑनर कब कौन बनता है, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर असर्टन गुड्स हैं तो ऑनरशिप के तरीके अलग हैं, अनअसर्टन गुड्स हैं तो ऑनरशिप के अलग तरीके अलग हैं। अनअसर्टन गुड्स मतलब मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी ढेर में से, किसी स्टॉक में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो वो अनअसर्टन है, मतलब स्टॉक में से जो भी ठीक लगे वो निकाल लेना, तो वो अनअसर्टन है। पर जब आइडेंटिफाइड है वो असर्टन है, ठीक है। तो असर्टन गुड्स में ऑनरशिप कब मिल जाती है, अपन उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ऑनरशिप चली गई बच्चों, ठीक है, वो लायबल हो जाएगा। और इसके फिर अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो फिर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन अपने से और बनने लगेंगे, ठीक है। समझिएगा बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट के समय कोई चीज डिलीवरेबल स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है, इसका मतलब क्या कि जिसको अभी के अभी डिलीवर किया जा सकता है। अब भले ही डिलीवरी हो या ना हो, पेमेंट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय ही सर्टेन गुड्स कौन खरीद लेगा, किसकी ऑनरशिप आ जाएगी, बायर की। तो रिस्क भी किसकी हो जाएगी, बायर की। ये सेक्शन नंबर 20 में होना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। तो असर्टेन गुड्स जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कब पोजीशन लिया, कब डिलीवरी ली, कब पेमेंट हुआ, बायर लायबल होगा। दूसरा, असर्टेन गुड्स हैं लेकिन उनसे रिलेटेड डिलीवरेबल स्टेट में उनको लाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उदाहरण के लिए हो सकता है उनको गोदाम से निकालना है, हो सकता है उनका वज़न करना है, हो सकता है वेट प्राइस डिटरमाइन करना है, वॉट एवर द केसेस। तो असर्टेन्ड है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए कोई कंडीशंस पूरी करनी है, कोई रिक्वायरमेंट अभी पूरी करनी है। तो जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती, ऑनर कौन है, ऑनर सेलर है। ये बात ध्यान रखना, ऑनर सेलर है, ठीक है। अगर हमने कोई गुड्स डिलीवर किया है रिटर्न बेसिस पर, रिटर्न मतलब जब चाहो तुम रिटर्न कर सकते हो, ठीक लगे तो खरीदना, नहीं तो मत खरीदना, पर उसके साथ कुछ टाइम भी फिक्स हुआ है।
तो जब तक भी अपन ने गुड्स रिटर्न बेसिस पर किसी को दिए हैं तब तक ऑनर हमेशा सेलर ही रहेगा बच्चों, ऑनर हमेशा सेलर ही रहेगा। लेकिन एक टाइम स्पेसिफाई हो चुका है और वो खत्म हो गया, रिजनेबल टाइम, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ऐसा लगने लगे कि उसने हाँ कर दी है, अडॉप्शन उसकी कंडक्ट से पता चल जाए, तो वो फिर ऑनर कौन बन जाएगा, बायर बन जाएगा और वो लायबल हो जाएगा। पर ये सब बातें अपन मोर और लेस किसके लिए कर रहे हैं, असर्टेंड असर्टेंड असर्टेंड। ठीक है, अगर गुड्स अनअसर्टेंड है बच्चों, अनअसर्टेंड है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर सबसे पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कंसेंट लेकर किसकी, बायर की, इनको असर्टन कर दिया तो फिर लायबिलिटी अपने को चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 की कुछ बातें हैं बच्चों, और इनको लेकर अपने को एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले थ्योरेटिकल पढ़ लें फिर बात करेंगे। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टन या स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, इसको पढ़ना बच्चों। वेयर देयर इज अ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में है वो, तो हाथों हाथ जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है वैसे ही हम ये मान लेंगे कि बायर के पास ऑनरशिप चली गई है। एग्जाम्पल पढ़ना, एक सेल मशीन टू बाय विच वाज रेडी फॉर डिलीवरी। अब भले ही तुमने कल लिया आज लिया कोई लेना देना नहीं है, वाई को बेची है, वाई हमेशा ही लायबल होगा। ठीक है, असर्टेंड। अब दूसरे में, ठीक है, गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, कुछ भी अपने को कुछ में कंडीशन करनी है, तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाती तब तक ऑनर के पास नहीं जाएंगी, मतलब बायर के पास नहीं जाएंगी, तो लायबिलिटी हमेशा किसकी होगी, सेलर की। ठीक है, सेल करने को बोला मैंने वाई को फॉर 50,000, पर सम आफ्टर डूइंग सम रिपेयर वर्क, मतलब भी कुछ करना बाकी है, और रिपेयर वर्क पूरा होने से पहले ही अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है, X shall bear the loss, Y नहीं, क्योंकि there was some things to be done। ठीक है, बोलो। अब पढ़ना, a certain quality of oil was brought, the oil was filled into cask by the seller and then taken away by the buyer। इसका मतलब डिलीवरेबल स्टेट में थे, ले गया वो। Some casks were filled in the presence of the buyer, but before the remainder could be filled, a fire broke out and the entire quality of oil was destroyed। तो जो कास्क में भर दिए गए थे, इसका मतलब वो तो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए थे, तो उनके लिए बायर मस्ट बियर द लॉस विच आर पुट इनटू कास्क, और जो बाकी थे उसके लिए सेलर स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये केस ध्यान में रख के जाना। उसके बाद अगर डिलीवरेबल स्टेट में हैं बट आपको कुछ वेट मेजरमेंट करना है, तो जब तक नहीं कर लेते तब तक बायर जिम्मेदार नहीं है। और एक आखिरी केस बच्चों कि ऑन अप्रूवल या सेल रिटर्न बेसिस पर बेचे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आफ्टर टाइम फिक्स्ड ख़त्म हो गया है या फिर हमको लगे कि समय रिजनेबल हो चुका है या कंडीशन पूरी हो चुकी है तो ही बायर जिम्मेदार है, अदरवाइज सेलर जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये वाला सेम है। ठीक है, रिटर्न बेसिस पर इसका केस पढ़ के जाइएगा, ये भी करके जाइएगा, रीड करके जाइएगा, ध्यान रहे। ठीक है, अब अभी तक तो अपन ने किसकी बात की, असर्टेन गुड्स थे, तो ऑनरशिप के साथ ही रिस्क जाती है, ये पढ़ लिया। ठीक है, और सेक्शन नंबर 26 में अपन ये देखेंगे भी सही। पर एक चीज जो खास देखने को मिली, अनअसर्टेन गुड्स में कब जाती है, द प्रॉपर्टी इन असर्टेन और फ्यूचर गुड्स आर नॉट पास अंटिल गुड्स आर असर्टेन, जब तक नहीं हो जाते तब तक। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल मिले तो करना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दीजिएगा भले। अब रिस्क वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, पासिंग ऑफ रिस्क कब होती है, ऑनरशिप जैसे ही चली जाती है वैसे ही। तो ऑनरशिप कब जाती है, जो अपन ने अभी पढ़ा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स में। देखो, पोजीशन तुम्हारे पास आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, पर अगर आपने अदरवाइज एग्री कर रखा है कि भैया ऑनरशिप के साथ
रिस्क नहीं आएगी तो फिर बात अलग है। जनरल रूल तो यही है कि गुड्स ऑनर की रिस्क पे होते हैं, बट पार्टीज में एग्री दैट रिस्क शैल पास एट द टाइम डिफरेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑनरशिप। तो ये एक बार पढ़ के जाना बस। हाँ, अब ये ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और इसके केस, वैसे तो नियम ये है कि इसका शब्द मुझे इसने बताया था, याद करवाया था किसने, निगम ने, क्या कि नेमोडेट क्वैड नॉन हैबिट, नेमोडेट क्वैड नॉन हैबिट, ऐसे करके एक शब्द था, शायद एक वर्ड में भूल रहा था, मुझे ध्यान है जो बात हुई थी, ठीक है। नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हैज़, ठीक है। अब उसके एक्सेप्शंस अपने को कवर करके जाना है बच्चों की। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां भले ही ऑनर ने नहीं बेचा एग्जैक्टली, तो भी जो टाइटल है किसका, बायर का, वो प्रोटेक्टेड होगा, बायर का टाइटल प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर अपन ने एक एजेंट से खरीदा है कोई चीज़ जिसकी पोजीशन में थी, एजेंट के पास था और वो पोजीशन में, उसके पास पोजीशन में था कंसेंट के साथ, किसके साथ, कंसेंट के साथ, और उसने मुझे बेच दी कोई चीज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा टाइटल वैलिड है। चेक करना, बायर विल गेट अ गुड टाइटल इफ द बाय गुड्स इन गुड फेथ फ्रॉम मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजीशन विद द कंसेंट। पोजीशन में कंसेंट के साथ होना चाहिए, कंसेंट से पोजीशन में लिया है। देखो, बेचने के लिए मेरे पास कंसेंट हो या ना हो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, मेरे पास पोजीशन में चीज हो वो कंसेंट के साथ हो, बेचने के लिए मेरे पास कंसेंट हो जरूरी हो या नहीं। तो मैंने अगर बेच दिया तो ये माना जाएगा कि टाइटल बायर का वैलिड है, बट पोजीशन कंसेंट के साथ होना चाहिए। एक जॉइंट को ऑनर है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, मतलब एक ऑनर है, 2-3 ऑनर है, ठीक है। इन दोनों ऑनर की कंसेंट के साथ एक प्रॉपर्टी इसके पोजीशन में है, ठीक है। अगर ये जॉइंट ऑनर मुझे, श्रेयांश को, ये प्रॉपर्टी बेच देता है, क्योंकि इसने तो ये कंसेंट में, ये मान लो ये गुड्स है, हाँ, ये घर नहीं बनाना चाहिए मुझे कायदे से, ये गुड्स बनाने चाहिए। तो अगर एक जॉइंट ऑनर कंसेंट के साथ पोजीशन में है प्रॉपर्टी के और वो किसी को बेच रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बायर का राइट प्रिवेल करेगा। कंसेंट से पोजीशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बेचने का राइट हो या ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर मान ली जाएगी बच्चों, मान ली जाएगी कि प्रॉपर्टी चली गई है बायर को। ये पढ़ के जाना एक बार को ऑनर का। फिर मुझे एक बात बताओ, कल तुम्हें एक नवाब खान का केस बताया था, वॉइडेबल कब तक वैलिड है, जब तक वॉइड ना कर दिया जाए, हाँ या ना। वॉइडेबल तब तक वैलिड है जब तक वॉइड ना कर दिया जाए। इसका मतलब अगर कोई पोजीशन में है कोई प्रॉपर्टी के और अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, किसमें है, अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है हर्ष कलवानी कोई प्रॉपर्टी के पोजीशन में, ठीक है, और अभी वो वॉइड हुआ नहीं है, ठीक, और अपन ने किसी को गुड फेथ में बेच दिया और उसने खरीद लिया, रिसाइंडेड नहीं हुआ अभी तक, उसका राइट प्रिवेल कर जाएगा बायर का। सेलर ने पोजीशन में ले रखी है प्रॉपर्टी को, इवन आफ्टर सेल करने के बाद भी सेलर के पोजीशन में है, और उसने गुड फेथ के साथ किसी व्यक्ति ने खरीद ली, तो उसका ट्रायल वैलिड होगा, ठीक है। और ये कुछ आपको और भी ध्यान रखना है, अदर लॉ, अनपेड सेलर, एस्टॉपल और बायर इन पोजीशन। तो ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अगर अपने को 4 मार्क में आ जाए तो कम से कम ध्यान में रख के आना, कम से कम पॉइंट तो लिख के आना कि भैया कब जो है ऑनर के अलावा भी नेमोडेट क्वाड नॉन हैबिट चला जाएगा, ठीक है। तो क्या ये बातें तुमसे बन जाएंगी बच्चों। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 99.99% वुड बी ऑफ कौन सा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर लोगे इतना। फिर अनपेड सेलर के राइट, ये तो तुमको मैंने पढ़ाए थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लोगे। डिलीवरी तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है, रूल्स ऑफ डिलीवरी छोड़ देना, ठीक है। सीधे क्या करके जाना, फिर अनपेड सेलर्स के राइट,
ठीक है, ये करके जाना। मुझे पूरी उम्मीद है तुम अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक, और एक और चीज़ बच्चों, गुड्स में क्या शामिल किया जाता है ये बात ध्यान रहे तुम्हें। इलेक्ट्रिसिटी को मैंने गुड्स में शामिल करना है, इलेक्ट्रिसिटी को मैंने गुड्स में शामिल करना है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कवर्ड इनटू गुड्स की डेफिनेशन। ठीक है, एच.एन. राज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के केस में लिखा हुआ था टी लॉटरी टिकट भी बच्चों गुड्स होते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पर एग्जैक्टली ये अब जो है ये ओवर रूल हो चुका है डिसीजन। अब लॉटरी टिकट्स बेसिकली क्या नहीं है, गुड्स नहीं है ना, पर अब जैसा लिखा है वैसा अपन पढ़ के एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करके जाना। और इसके अलावा क्या करके जाओगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, काफ़ी है, ये डिफरेंस करके जाना एक। ठीक, बहुत 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 वेल एंड गुड, बना लोगे तुम हर एक क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो एक बार चेक करके जाना। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से एक डायग्राम में तुमको लिख के दे देता हूँ कि गुड्स को लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप क्या करके जाओगे। ठीक है, फिर से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक, पहला डिफरेंस किसमें, एग्रीमेंट टू सेल में, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इतना ही लिख दूं चलेगा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, दूसरा आप करके जाओगे गुड्स की डेफिनेशन में लॉटरी टिकट, मेरा कहना है शामिल नहीं होता एग्जैक्टली, नियम तो यही है बच्चों, पर तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है एच.एन. अनराज का केस, तो अपने को कोशिश करना है कि अवॉइड ही किया जाए, पर अगर क्लियर कट ही पूछ लिया जाए तो लिख के आ जाना, पर अदरवाइज गुड्स में मत देख कर आना, पर एग्जाम में पूछा ही जाए कि लॉटरी टिकट है या नहीं है तो लिखाना। फिर इलेक्ट्रिसिटी शामिल है ये भी लिख कर आना, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है ये भी लिख कर आना। फिर तीसरा बच्चों लिख कर आना आप सेक्शन 3, 4, 5, 6 भी काम का नहीं, 7 भी काम का नहीं, 8 भी काम का नहीं, 9, 10, 6, 7, 8 में सेक्शन नंबर 8 में सेक्शन नंबर 8 का एग्जाम्पल करके जाना। ठीक है, एग्जाम्पल करके जाना। ठीक, उसके बाद दैट इज़ स्पेसिफिक गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए विदाउट द मिस्टेक ऑफ द बायर एंड सेलर। ठीक है, सेक्शन 9, 10 कुछ नहीं, 11 कुछ नहीं, 12 कुछ नहीं, 13 कुछ नहीं, 13 सेक्शन 13 कब कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है, कब कंडीशन कन्वर्ट इनटू वारंटी। ठीक है, सेक्शन 13। ठीक है, 5वां कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल करके जाना 14A में। ठीक है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल भी, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, ये करके जाना सेक्शन नंबर 15 में प्लस 16 के साथ, और इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करके जाना। ठीक है, और कंडीशन एज टू सैंपल, ठीक है, इसमें सेक्शन 17। फिर छठा ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, तो इसमें 2 हिस्से करके जाना, असर्टन गुड्स और अनअसर्टन गुड्स। ठीक है, और इनमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कवर करके जाना। सातवां डिलीवरी तो नहीं करवाया मैंने। फिर अनपेड सेलर्स लेन, ठीक है, और 8वां केविएट एम्प्टर और उसके एग्जाम्पल, केविएट एम्प्टर और एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, कर लोगे, ठीक है, बढ़िया। अब सोगा हो गया, सोगा का, ठीक है, इसके साथ एसआरए अब करके जाना तुम अच्छे से, एसआरए के जितने क्वेश्चन हैं वो सब बना के जाना, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सेक्शन जो मैंने आईएमपी मार्क करवाए या पढ़ाए हैं वो सब याद चाहिए मुझे। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है वो एक बार देखना। फिर तीसरा कैंसिलेशन तो नहीं, रेक्टिफिकेशन का एक सेक्शन पढ़ाया होगा मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद सेक्शन नंबर 26 होना चाहिए, एक बार चेक करना रेक्टिफिकेशन का कौन सा था। फिर उसके बाद इंजंक्शंस, ठीक है, सेक्शन 41
IMP मार्क करके जाना 42। 26 है रेक्टिफिकेशन का, एक बार चेक करो, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है। चेक करो, रेक्टिफिकेशन का मॉडिफिकेशन का है, शायद रेक्टिफिकेशन का है। देखो एक बार, सेक्शन 26 किसका है, SRA का? हाँ, रेक्टिफिकेशन है ना, ये करके जाना एक बार, ठीक है। रिसीशन देख के जाना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन, ठीक है। SRA हो गया। हाँ, बाकी ICA प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट NI, जितने क्वेश्चन दिए हैं आंसर सहित करके चले जाना, बस, नो नीड, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम इनमें कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एग्जाम्पल दिए हो बॉक्स में, ठीक है, तो वो एक बार देख के चले जाना, ठीक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एग्जाम्पल दिए हो बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ एक बार और। एक तो चैप्टर ही ख़त्म नहीं होता है यार, ये तो गजब ही चोर लोग हैं साले, भर भर के पढ़ा दो। करलिक कार्बोलिक हरभजन लाल 2, नीड ऑफ कंसिडरेशन में चिन्मैया रमैया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट IMP मार्क करके जाना, छपेगा, ठीक है। काइंड ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। माइनस कॉन्ट्रैक्ट करके जाना एक बार, ठीक। और उबर में फिडिए ये करके जाना, उबर में फिडिए, और ये केस रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड के, ठीक है, 2। और क्वांटम मेरिट अच्छे से करके जाना, ठीक है। बाकी तो डिस्चार्ज पे शॉर्ट नोट कितने तरीके से हो सकता है, डेमिनिटी और गारंटी में डिफरेंस कर लेना एक बार, बस। इसके अलावा जो क्वेश्चन हो वही देखना एजेंसी में और बेलमेंट और इनमें, ठीक, कुछ मत करके जाना। एक और बात, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब स्पायरल के पीछे, वो सारे लगा के जाना स्पेसिफिकली, ठीक है। सेक्शन नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट में ये ध्यान रख के जाना, वो छोटे लॉजिकल रिलेवेंसी और लीगल रिलेवेंसी डिफरेंस, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 अच्छे से करके जाना, फिर सेक्शन नंबर 32 अच्छे से करके जाना, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने आपको बताया अच्छे से करके जाना, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अच्छे से करके जाना, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बिल्कुल लिख के जाना, एस्टॉपल, ठीक है। और उसके एक केस है उसमें, साई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला जो लास्ट टाइम आ गया था, वो देख लेना एक बार। एस्टॉपल लिख के जाना, और प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब ज़्यादा खैर बचता नहीं है इसके अलावा, और क्वेश्चन अगर कुछ हो इसके अलावा तो वो लगा के जाना, ठीक है बच्चों। तो अब मेरा काम मेरे हिसाब से प्राइमरीली हो गया है बच्चों। अब आज से अलविदा है, अब सीधे तुम्हें एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी ओर से
शुभकामनाएं प्रेषित की जाएगी मेरी ओर से। आज मैं अलविदा ले रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर से पूरी आशा है कि पेपर देते समय बच्चों माँ शारदा आपकी कलम पे विराजे और आप लिख दो फटाफट 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 सब कुछ, ठीक है। खूब सारी शुभकामनाएं, तुम्हारे एफर्ट्स वाकई बहुत सारे रहे हैं। बस एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखे जाएं कि देयर शैल बी नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल, ठीक है। क्योंकि बच्चों वो दिक्कत देती है अगले पेपर में। तो बस 40 मार्क की एक्सपेक्टेशन के साथ अपने को जाना है हर पेपर में, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। चलो करो राइट टू इन्फॉर्मेशन। अंकित डांगी जो क्वेश्चन है पीछे वो लगा के देख ले, बस काफ़ी है बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रहो, अच्छे से तैयारी करो। डाउट्स वगैरह हो तो मुझे बता देना। हर्षिता चौहान, तेरा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का सवाल है, ठीक है। जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन पढ़ना है वो रुक जाइए बस, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ हर्षिता, एक बार देखना, फिर भी डाउट रह जाए तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर एमसीक्यू मॉडल पेपर का मैं भेज दूंगा तुझे बेटा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। या फिर सिद्धि को बोलना ना, हर्ष कलवानी, वो दोनों पेज मुझे भेज देगी या व्हाट्सएप कर देगी तो मैं वही कर दूंगा, मैं अलग सब नहीं बनाऊंगा। सिद्धि को कहना एक बार बात हो तेरी तो कि वो जो क्वेश्चन दिए थे तूने वो एक साथ मुझे व्हाट्सएप कर दे, या ठीक है मेरे पास होगी तो मैं देख लूँगा, ठीक है। ठीक है, मुझे भेज देना एक बार। वो अगर फ़ोटो अच्छे से खींचे हुए हों तेरे पास तो फ़ोटो खींच के भेज देना व्यवस्थित कि किसका क्या आंसर है। अब अपन पहुंच गए थे कहाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन पे, ठीक है। समझना कि पहली बात ये सेक्शन 35 है बेटा, ठीक है। और इफ़ इट इज़ सेक्शन 35 देन इट इज़ अप्लीकेबल टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। एक बार तो तुझे ये ध्यान में रखना है कि ये जो डॉक्ट्राइन है वो मूवेबल इमूवेबल दोनों पे लगती है, ठीक है। ये सेक्शन 35 तुम्हारे सिलेबस में है, एक बार चेक तो करो, पर मुझे तो डाउटफुल भी लग रहा है कि नहीं है। एक बार चेक करो तो मॉड्यूल में, मुझे तो डाउट है शायद है ही नहीं है। हर्षिता कह रही है। एक बार फिर भी देखो, बाकी मॉड्यूल में देख तो मुझे ध्यान है कि नहीं है, एक बार चेक कर तो हर्षिता। तुमने ओल्ड सिलेबस के साथ पढ़ा था ये टीपी एक्ट, मुझे ध्यान है ओल्ड सिलेबस में है हर्षिता, न्यू में मुझे डाउटफुल है, एक बार चेक कर ले। क्योंकि मुझे ध्यान है सिर्फ दो ही डॉक्ट्राइन है, 52 53 नहीं, लीस पेंडेंस 52 और 53A, यही दो डॉक्ट्राइन है मुझे जहां तक ध्यान है। एक बार मॉड्यूल में चेक करो तो जरा, मॉड्यूल में हाँ, तू स्पाइरल में भी देख ले, कोई दिक्कत नहीं, चेक करके बताना है तो बताऊं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मुझे डाउट है शायद नहीं है, 41 43 और डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन नहीं है मुझे जहां तक ध्यान है, एक बार चेक कर लो। नहीं है, नहीं है हर्षिता, एक बार फिर देखना, लगे तो मुझे बताना, मैं वापस भेज दूंगा रिकॉर्ड करके ऑडियो। नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इंडेक्स में है और लास्ट में समरी में। नहीं नहीं, अपने को उसके कारण नहीं बेटा, कब कंटेंट में देखना है, कंटेंट में देखना है बेटा, ठीक है। तो छोड़ जा। अब क्या और क्या लगता है, एग्जाम आ गई यार, बच्चे बड़े हो गए अचानक। जतिन जोशी बता, नहीं क्या, एक साल हो गया यार, इट इज 1 year passed by। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे पेपर लिखो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। आज के लिए इजाज़त, बाय बाय बच्चों।